नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 27 के लिए बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने संभाली चुनावी कमान। देहरादून में पार्टी और आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ किया मंथन। संगठन की मजबूती और चुनावी रणनीति पर दिया विशेष ध्यान। बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स को भारत भ्रमण पर भेजेगी धामी सरकार। रुड़की के प्रतिभा सम्मान समारोह में सीएम धामी ने किया ऐलान। शानदार परीक्षा परिणाम के लिए दिया खास इनाम। 8 अगस्त को हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे भरेंगे चुनावी हुंकार। कांग्रेस नेताओं ने कार्यक्रम की रूपरेखा की तैयार। गणेश गोदियाल का दावा, खड़गे की रैली में उमड़ेगा जनसैलाब। और रुद्रपुर के भूरारानी क्षेत्र में युवती के साथ हुआ गैंगरेप। सरेराहा पीड़िता को उठाकर ले गए 3 युवक, मारपीट कर जंगल में की हैवानियत। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। 27 चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने चुनावी कमान संभाल ली है। देहरादून दौरे पर पहुंचे बीएल संतोष ने पार्टी और आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें संगठन की मजबूती और चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया। शनिवार को रुड़की पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मेधावी छात्र छात्रों को सम्मानित कर उनका हौसला अफजाई की। इस मौके पर सीएम धामी ने शिक्षा, संस्कार और राष्ट्र निर्माण को राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश के छात्र छात्राओं ने शानदार परीक्षा परिणाम देकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। सीएम धामी ने सभी सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार मिलना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के टॉपर्स को भारत भ्रमण पर भेजने की व्यवस्था की गई है, ताकि बच्चों का ज्ञान और अनुभव और बढ़े। आज देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर के भैया बहनों ने, हमारे छात्रों ने, छात्राओं ने कक्षा 10वीं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 35% और 37% का जो कुल विद्यार्थियों की संख्या है उसके आधार पर जो मेरिट है उस मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। मैं उन सभी को बधाई देता हूं। और हमारे विद्या मंदिर और शिशु मंदिरों से पढ़कर बच्चे ज्ञानवान बन रहे हैं, चरित्रवान बन रहे हैं, संस्कारवान बन रहे हैं, विद्यावान बन रहे हैं, हर क्षेत्रों में जा रहे हैं। मैं उन सभी को बहुत बधाई देता हूं। और शिक्षा हमारी सभी बच्चों के लिए पहली प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छे संस्कार मिलने चाहिए। उसको लेकर राज्य सरकार के स्तर पर भी काम किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड पहला राज्य है। हम मॉडल क्लासेज की स्थापना भी कर रहे हैं, स्मार्ट क्लासेज बना रहे हैं। उच्च शिक्षा में भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। बच्चों को 10वीं और 12वीं में उनको छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं। भारत भ्रमण पर टॉपर्स को ले जाने का भी हमने प्रावधान किया है। अल्मोड़ा पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। इस मौके पर उन्होंने शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से प्रदेश के भविष्य को मजबूत बनाने का आह्वान किया। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि धामी सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार काम कर रही है। सरकार के टीचरों की नियुक्ति दे रहे हैं जो कि विकलांग बच्चों को पढ़ाएंगे और ये सब्जेक्ट टीचर से अलग होंगे, क्योंकि हर इंटर कॉलेज हाई स्कूल में वहाँ मैथ्स का टीचर भी है, जूलॉजी का भी, बॉटनी का भी है। ये खाली विकलांग बच्चों को देखेंगे और ये देश का पहला राज्य हो गया जहाँ की हमने व्यवस्था बनाई है। साथ में हमारा राज्य अब पूर्ण साक्षर राज्य भी घोषित हो गया है। हमारा राज्य अब बेसिक शिक्षा में ड्रॉप आउट भी 0 हो गया है। और आज मैं डाइट अल्मोड़ा में इस कार्यक्रम में आ रखा हूँ। यहाँ की डिमांड थी कि यहाँ डाइट के लिए यहाँ पे हॉल भी बनना है, रास्ते भी बनने हैं, यहाँ की बिल्डिंगों का रिपेयरिंग भी होनी है। तो 13 करोड़ 25 लाख रुपए हमें इस डाइट के लिए भी दे रहे हैं। हमारी सरकार के द्वारा एक बड़ी सौगात अल्मोड़ा के लिए और दी गई है और मैं ये कह सकता हूँ कि लगातार विकास कार्यों को हम आगे बढ़ा रहे हैं।
काशीपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने नगर निगम परिसर में आयोजित सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम के बाद कैबिनेट मंत्री ने जेल रोड स्थित निर्माणाधीन हाईटेक बहुमंजिला पार्किंग का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके बाद मंत्री प्रदीप बत्रा बता दें कि उत्तरांचल पंजाबी महासभा के आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए और सम्मान समारोह कार्यक्रम के बाद उन्होंने बीजेपी जिला कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। काशीपुर नगर निगम में आना हुआ, हमारे साथ हमारे नगर निगम के मेयर दीपक बाली जी मौजूद हैं, हमारे साथ हमारे लोकप्रिय विधायक सीमा जी मौजूद हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों, सभी यहाँ काशीपुर के सम्मानित नागरिकगण उपस्थित हैं, महानुभाव उपस्थित हैं। सभी का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ जो कार्यक्रम यहाँ पर उन्होंने आयोजित किया। और मैं समझता हूँ कि जिस दिन की सरकार द्वारा हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है और जो हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का कि सरकारी योजनाओं का लाभ जो है हर व्यक्ति तक पहुँचे, तो उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार पूरे प्रदेश में विकास कार्य चल रहे हैं, लोकार्पण हो रहे हैं और सभी कार्य धरातल पर लोगों को दिखाई दे रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि चारों तरफ की विकास की जो गंगा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी लहराई है वो अपने आप में अविरल चल रही है और मैं कहता हूँ कि सभी लोग उसका लाभ ले रहे हैं। शहरी विकास विभाग में प्रभारी अधिशासी अधिकारियों की तैनाती को लेकर उठे विवाद के बीच ईओ ट्रांसफर पर फैसला पलट गया है। आपको बता दें कि 34 अधिशासी अधिकारियों और प्रभारी अधिशासी अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं, लेकिन इन आदेशों के सामने आने के बाद बता दें कि विभागीय नियमों और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वो क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। ईओ ट्रांसफर पर पलट गया फैसला। बेरोजगार संघ के प्रदर्शन के बाद शहरी विकास मंत्री का यू टर्न। निकायों में तत्काल प्रभाव से निरस्त की गई ईओ की नियुक्तियां। क्या बेरोजगार संघ के प्रदर्शन के बाद मंत्री राम सिंह केड़ा ने फैसले पर यू टर्न ले लिया है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 17 जुलाई को जारी 34 अधिशासी अधिकारियों और प्रभारी अधिशासी अधिकारियों के नियुक्ति के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। हाल ही में शहरी विकास निदेशालय ने नगर निकायों में क्लर्क, कर निरीक्षक, टैक्स कर्मचारी, अकाउंट कर्मचारी और सफाई निरीक्षकों को कई नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में प्रभारी ईओ की जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया था। शहरी विकास विभाग के पास करीब 60 नियमित ईओ हैं, लेकिन कई अधिकारियों को नगर निगम में तैनात किया गया, जिससे नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में ईओ के पद खाली हो गए। इन्हीं रिक्त पदों पर विभाग ने दूसरे संवर्ग के कर्मचारियों को प्रभारी ईओ बना दिया। अपर सचिव एवं निदेशक शहरी विकास विनोद गिरी गोस्वामी के हस्ताक्षर से जारी आदेशों में क्लर्क, कर निरीक्षक, सफाई निरीक्षक और अकाउंट कर्मचारियों को अलग अलग निकायों का प्रभारी ईओ बनाया गया था, जिसके बाद से इन तैनातियों पर सवाल उठने लगे। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने शहरी विकास निदेशालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और नियमों को ताक पर रखकर नियुक्तियां करने का आरोप लगाया। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भ्रम नहीं फैलाया गया। जो चीज़ें थी वो स्पष्ट जो है शहरी विकास विभाग के निदेशक के सामने रखी हैं और अब भ्रम फैलाया गया या कुछ भी फैलाया गया, ये तो सच्चाई है कि गलत हुई हैं नियुक्तियाँ। किसने की हैं? आपने की हैं कि आपके सचिव ने की हैं कि आपके निदेशक ने की है? इसमें ज़रूर कुछ हो सकता है भ्रम की स्थिति, लेकिन ये अवश्य है कि ये नियुक्तियां गलत थी, ये नियुक्तियां असंवैधानिक थी। ये नियुक्तियों में न वरिष्ठता का ख्याल रखा गया, न श्रेष्ठता का ख्याल रखा गया, न योग्यता का ख्याल रखा गया। एक प्रशासनिक पद पर आपने गैर प्रशासनिक कर्मचारियों को बिठाना, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना था और जिसका हमने कड़े शब्दों में विरोध किया और विरोध का ये परिणाम था कि आखिरकार आपने उनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया। ये उत्तराखंड बेरोजगार संघ के संघर्ष की जीत है। वहीं मामले में विवाद बढ़ने के बाद शहरी विकास मंत्री राम सिंह केड़ा ने सभी 34 स्थानांतरण और प्रभारी तैनाती के आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं। साथ ही सचिव शहरी विकास को उसी दिन नए आदेश जारी कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मंत्री राम सिंह केड़ा के अनुसार मामला नियुक्तियों का नहीं था बल्कि स्थानांतरण का है, लेकिन कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने का काम किया था, जिसके बाद नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया है। नियुक्ति नहीं दी है उनको। जो पहले ईओ थे, वो जो जैसे कोई सीनियर लिपिक है, उनको उसको इससे पूर्व में प्रभारी ईओ बनाए थे। तो प्रभारी ईओ थे, तो प्रभारी ईओ एक जगह थे तो दूसरी जगह उनको ट्रांसफ़र किया गया है।
उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, ट्रांसफ़र किया गया। इससे पहले वो ईओ थे, ईओ के रूप में काम कर रहे थे वो। और एक भी ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको हमने पदोन्नति दी होगी, लेकिन जो प्रभारी ईओ के रूप में काम कर रहे थे एक जगह, दूसरी जगह उनको प्रभारी ईओ के रूप में दूसरा स्थान दिया गया था। कोई नियुक्ति का मामला नहीं है, कोई ऐसा कुछ मामला नहीं है, सिर्फ ट्रांसफ़र इधर से उधर हुआ था। तो जो ट्रांसफ़र हुए थे उनको सबको निरस्त कर दिया है। बेरोजगार संघ और सोशल मीडिया में मामला उजागर होने के बाद दबाव में शहरी विकास मंत्री ने नियुक्तियां निरस्त करने के आदेश जारी किए। लेकिन अब देखना होगा कि विभाग आगे ईओ की तैनाती के लिए क्या नई प्रक्रिया अपनाता है, क्योंकि एक तरफ सरकार आरोपों को अफवाह बता रही है तो दूसरी तरफ बेरोजगार संघ पारदर्शिता की मांग कर रहा है। देहरादून से रफ्तार मीडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। आगामी 28 अगस्त को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी आ रहे हैं। उनके आगमन और हल्द्वानी में आयोजित होने वाली विशाल जनसभा को सफल बनाने के लिए रुद्रपुर में उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम दिग्गजों ने बता दें कि अहम बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, इसके अलावा हरक सिंह रावत समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान सभी नेताओं ने 8 अगस्त के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की रणनीति तैयार की। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इस रैली में बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ेगा। 8 अगस्त को उत्तराखंड आ रहे हैं और 8 अगस्त को हल्द्वानी में एक विशाल सभा को वो संबोधित करेंगे। उस सभा की तैयारियों के संबंध में आज यहाँ पर रुद्रपुर में बैठक आयोजित की गई और सबने मिलकर ये सुनिश्चित किया कि हल्द्वानी में आयोजित होने वाली बैठक को ऐतिहासिक। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे और आज उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ कार्यकर्ताओं की और सम्मानित साथियों की बैठक आहूत की गई और जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों में उत्साह है, उस उत्साह को देख करके मैं कह सकता हूं कि हल्द्वानी के अंदर हम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। रुद्रपुर में युवती का अपहरण कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 आरोपी सरेराह युवती को उठा ले गए और पुलिस से बचने के लिए रात भर लोकेशन बदलते रहे। जब तक पुलिस युवती तक पहुंची उससे पहले ही तीनों दरिंदे हैवानियत को अंजाम दे चुके थे और वहां से फरार हो गए। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। 1 महीने में सामूहिक दुष्कर्म की ये दूसरी वारदात बताई जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। फिर शर्मसार हुआ उधम सिंह नगर। रुद्रपुर में युवती का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म, आरोपी रात भर बदलते रहे लोकेशन। पुलिस के हाथ आने से पहले युवती से हैवानियत। उधम सिंह नगर में बेटियां कितनी सुरक्षित है, इसका अंदाजा इस रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। जिले में महज 1 महीने में सामूहिक दुष्कर्म की दूसरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। मामला रुद्रपुर के भूरा रानी क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक युवती शनिवार रात अपनी सहेली और 2 दोस्तों के साथ भूरा रानी रोड पर गई थी। इसी दौरान बाइक सवार 3 युवक वहां पहुंचे और मारपीट कर युवती का अपहरण कर उसे जंगल ले गए। शनिवार देर रात जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो वो पूरी रात भर युवती को तलाशती रही, लेकिन आरोपी लोकेशन बदलते रहे। जब तक पुलिस युवती तक पहुंची उससे पहले ही तीनों दरिंदे हैवानियत की हर हद को पार कर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़िता की सहेली की तहरीर पर तीनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना स्थल से फॉरेंसिक टीम ने अहम साक्ष्य जुटाए हैं। उधम सिंह नगर के एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि महिला पुलिस अफसर के साथ पीड़िता को सबूत जुटाने के लिए मौका स्थल पर लाया गया। घटना स्थल से पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ अहम साक्ष्यों को जुटाया है। जांच में स्नीफर डॉग की भी मदद ली गई है। एक लड़की का अपहरण कर लिया गया है कुछ लोगों के द्वारा। 3 लोग जो बाइक में आए थे उनके द्वारा अपहरण कर लिया गया है। और लड़की थोड़ी देर बाद स्वयं पहुंच गई थी वापस। तो
उसने बताया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ, तो उस पर पुलिस टीम हमने रवाना करी थी और अपराध एफआईआर पंजीकृत कर दी गई है उसमें बलात्कार की धाराओं में। और जो पीड़िता द्वारा बताया गया घटनास्थल, उसका निरीक्षण ये जो अभी कर लिया गया है और जो 3 बताए गए हैं अपराधी, उनकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। उनको जल्दी हम कोशिश करेंगे कि उनको जल्दी गिरफ्तार किया। 19 वर्षीय पीड़िता मूल रूप से गढ़वाल क्षेत्र की रहने वाली है। लंबे समय से रुद्रपुर में किराए पर रहकर सिटकुल की एक कंपनी में काम कर रही थी। शनिवार रात वो अपनी सहेली और 2 युवकों के साथ भूरा रानी रोड पर गई थी। आरोप है कि इसी दौरान एक बाइक पर 3 युवक वहां पहुंचे और उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी। इसके बाद आरोपी युवती को जबरन अपनी बाइक पर बिठाकर ले गए, जबकि तीसरे आरोपी ने उसके दोस्त की बाइक कब्जे में लेकर सभी को काशीपुर फ्लाईओवर के पास होते हुए घने जंगल की ओर पहुंचा दिया। रुद्रपुर में पिछले 1 महीने में सामूहिक दुष्कर्म का ये दूसरा बड़ा मामला है। इससे पहले ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में 13 साल की किशोरी के साथ लालपुर स्थित एक होटल में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसके अलावा हाल ही के दिनों में दुष्कर्म और दुष्कर्म के प्रयास के कई अन्य मामले भी दर्ज हुए हैं, जो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। पुलिसिया तंत्र कितना कमजोर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रात में युवती के अपहरण होने की सूचना मिलने के बाद भी पुलिस युवती को तलाशती रही, लेकिन युवती का कोई अता पता नहीं लग सका। अब इसे खाकी की नाकामी नहीं तो और क्या कहेंगे। रुद्रपुर से महेंद्र पाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गदरपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ममता हल्दार ने दावेदारी पेश की है। उनका कहना है कि वो लगातार क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही हैं। ममता हल्दार का दावा है कि गदरपुर विधानसभा सीट पर महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है। वो महिलाओं के बीच संवाद कर रही हैं। सोमवार को भी उन्होंने महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को सुना और समाधान का वादा किया। इस प्रोग्राम को महिला संवाद वाला जो प्रोग्राम है वो पूरे विधानसभा में ले जाना चाहती हूँ। जब तक इलेक्शन से पहले मैं पूरे विधानसभा गदरपुर में 65 गदरपुर में मैं ले जाना चाहती हूँ इस महिला संवाद को। और आज मेरे बुलाने पे काफ़ी संख्या में यहाँ महिला पहुँची है। देखो, आज जो है सम्मान महिला अधिकार का है, जो अधिकार महिलाओं को नहीं मिल रही है कहीं, और वो अधिकार मिलना चाहिए। दूसरी बात जो है, हमारे यहाँ शिक्षा की जो व्यवस्था है वो बहुत कमज़ोर है। गदरपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बता दें कि गदरपुर के ही रहने वाले भरविंदर साहू ने क्षेत्र की जनता से समर्थन मांगा है। भरविंदर साहू ने पक्ष विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि गदरपुर विधानसभा विकास कार्यों से कोसों दूर है। ऐसे में यदि क्षेत्र की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें अपना विधायक चुनती है तो वो निश्चित ही गदरपुर विधानसभा में विकास की बयार बहाएंगे। और एक मैं समाज सेवा के रूप में फील्ड में आया हूं और लोगों की सेवा करना चाहता हूं। और मेरा मुख्य जो उद्देश्य है, मेरे 3 उद्देश्य मुख्य हैं कि एक तो मैं अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर विजय होता हूं तो सबसे पहले तो देखो, मैं जो आम गरीब कन्या बेटियां हैं उनकी मैरिज करने का मेरा बहुत बड़ा एक उद्देश्य है, मेरा सपना है। और दूसरा एक एजुकेशन, कि मैं गरीब बच्चों को एजुकेशन दूँ और उनको आगे लेके जाऊँ। और तीसरा मेरा उद्देश्य है स्वास्थ्य। चंपावत के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के अलग अलग क्षेत्र से पहुंचे लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। जनता मिलन कार्यक्रम में कुल 96 शिकायतें आई, जिसमें से कई शिकायतों को मौके पर ही निस्तारित किया गया। वहीं स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 12 पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड भी मौके पर बनाए गए। दिशा निर्देशों के क्रम में आज यहाँ जनता मिलन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे सभी क्षेत्रों से हमारे सम्मानित नागरिक यहाँ पर उपस्थित हुए। उनकी अपेक्षाएं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास में नाम की लिस्टिंग, पानी की व्यवस्था, इसके अलावा पुल पुलियाओं का निर्माण, जो घर है अगर आपदा से कहीं पर क्षति हुई है उसके संबंध में, साथ ही मेडिकल चिकित्सा बिल की प्रतिपूर्ति, इस तरह के कई सारे जो आम जनहित से मुद्दे जुड़े हुए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आई थी। सभी संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिए गए कि जितने भी हमारे पास पत्र आए हैं उन सभी पर कार्रवाई करें।
और साथ ही जो विगत जो समय के जो पत्र हैं उन सभी का पर्यवेक्षण भी किया गया। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन और माननीय मुख्यमंत्री घोषणाएं, इन सब पर भी चर्चा की गई और ई ऑफिस का संचालन पर भी सभी विभागों से समीक्षा और उसकी प्रगति का अवलोकन किया गया। हल्द्वानी वन प्रभाग के छकाता रेंज से चौंकाने वाली खबर और दुर्लभ घटना सामने आई है। यहां जंगल में 2 नर बाघों के शव महज 20 मीटर की दूरी पर मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों के मुताबिक रात में जंगल के अंदर 2 बाघों की जोरदार दहाड़ने और भीषण संघर्ष की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसके बाद सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दोनों बाघ मृत मिले और आसपास खून के निशान और इसके साथ ही संघर्ष के साक्ष्य भी मिले। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि इलाके पर कब्जा यानी कि टेरिटोरियल फाइट के दौरान दोनों बाघों की मौत हुई है। दिनांक 26 जुलाई को हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि हल्द्वानी वन प्रभाग के छकाता रेंज के उत्तरी खेरा बीट में 2 बाघों के जो है मृत पाए गए हैं। तो तत्काल जो है वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी और जो NTCA की जो मानक संचालन प्रक्रिया है उसके अनुसार वहाँ पे जो वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं हमारे पश्चिमी वृत्त के और नैनीताल जू के और इसके अलावा WWF के प्रतिनिधि और हमारे वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट और मैं और जो SDO हैं वन क्षेत्राधिकारी, इन सब का जो है टीम बना के और जो मानकों के अनुसार उसका पोस्टमार्टम कराया गया। दोनों बाघों के जो बाह्य अंग थे सभी अंग सुरक्षित पाए गए और पोस्टमार्टम के दौरान जो घटना मतलब जो प्रथम दृष्टया जो तथ्य सामने आए हैं उसमें एक बाघ का जो है फेमरल आर्टरी जो है वो पंचर पाई गई है, दूसरे बाघ का जो जगलर वेन होता है वो रप्चर्ड पाई गई है। चंपावत के दुरुस्त इलाकों के छात्र छात्राओं को विद्या वाहिनी वाहन सेवा की बड़ी सौगात मिली है। सोमवार को इस सेवा का शुभारंभ किया गया है। अब छात्रों को पैदल चलकर मीलों का सफर तय करना नहीं पड़ेगा। इस सेवा के शुरू होने से छात्रों और अभिभावकों में खुशी की लहर है। स्कूली छात्रों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। उनका कहना है कि इस सेवा के शुरू होने से वो समय पर स्कूल और घर लौट सकेंगे। इससे उनका समय बचेगा और पढ़ाई करने के लिए उन्हें वक्त मिलेगा। उधर अभिभावकों ने इसे सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम बताया है। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का आभारी बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं हम अपने दिल से। आने वाले भविष्य के लिए भी, आने वाले आगे तक पीढ़ी के लिए भी, बच्चों के लिए बहुत अच्छा साधन किया उन्होंने। यहाँ से आगे 10 किलोमीटर पैदल रास्ता, जो दुर्गम रास्ता था, बीच में जानवरों की डर से गाड़ गढेरे थे और जैसे ये बरसात का टाइम होता था वो बच्चों के लिए बहुत ही परेशानी होती है। इस वजह से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे क्षेत्र जिला पंचायत श्री सुंदर सिंह मोहला जी का, उनके लिए बड़े भाई हमारे, बहुत बहुत उनके दिल से धन्यवाद करते हैं। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम रोशन बिस्ट है, मैं किसी 11th में पढ़ता हूँ। आज हमारे स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज तेलियाबाद है। हम सुबह शाम 10 किलोमीटर पैदल आना जाना करते हैं। रास्ते में हमें जानवरों का खतरा होता है, जिस कारण हमें माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हमारे गाड़ी की व्यवस्था की है। एवं श्री सुंदर सिंह बोहरा जी का हार्दिक एवं स्वागत करता हूँ, जिस कारण हमारे आगे के लिए गाड़ी बनाए रखना। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज ने नवगठित अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़े महंत रविंद्रपुरी महाराज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महंत रविंद्रपुरी का कहना है कि सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट वायरल की गई है जिसमें उनकी हत्या करने जैसी बात कही गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये पूरा मामला उन्हें डराने और दबाव बनाने की कोशिश का हिस्सा है। मैं दुर्गादास जी महाराज को कहना चाहूंगा, हम तो डूबेंगे सनम पर तुम्हें भी साथ लेके, वो वाला हाल उनका है। उन्होंने पहले रुक्मिणी जी को डुबाया, दामोदर दास जी को डुबाया, कई संतों को डुबाया। अब वो नए अखाड़े को लेकर के बैठे हैं। आज जितना भी दंगा फसाद हो रहा है, इसका कारण कौन है, इसकी देन कौन है? दुर्गादास जी महाराज। और दुर्गादास जी महाराज ने बयान दिया है, हमने रविंद्रपुरी हरिगिरी को निकाल दिया है। अरे मेरे भैया, तुम हमको क्या निकालोगे? तुम पहले अपने आप को देखो, रुक्मिणी जी आने वाले हो, तुमको निकालेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य, संतों में इतना जो है मन भेद नहीं होना चाहिए। और दुर्गादास जी महाराज ऐसे व्यक्ति है, वो अपना काम कर जाते हैं। देखिए, आपने देखा होगा वहाँ हत्याएं भी हुई थी। दुर्गादास जी साइड हो गए, मोहनदास जी कहाँ है, कहाँ लाए? दुर्गादास जी महाराज उतना ही बोले जितना उचित है।
देश भर के साथ ही हरिद्वार में भी संत समाज ने गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने और गौ हत्या पर सख्त कानून बनाने की मांग उठाई है। संतों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर एडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। संत समाज ने चेतावनी दी है कि यदि इस बार भी उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो वो बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। अधिकारी महोदय के माध्यम से हम सब लोगों की मांग यही है कि हमारी गौ माता जो इतनी उपेक्षित हो रही है, हिंदू बहुसंख्यक होने के कारण भी हम लोग अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो यह एक माध्यम हम लोगों ने चुना है और बहुत विनम्रता से और प्रार्थना के रूप में हम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को और आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी को हम अपनी भावना प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल जी को ये ज्ञापन मैंने प्राप्त किया है और ये संबंधित जो कार्यालय है उनको पहुंचा दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। 27 के लिए बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएस संतोष ने संभाली चुनावी कमान। देहरादून में पार्टी और आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ किया मंथन। संगठन की मजबूती और चुनावी रणनीति पर दिया विशेष ध्यान। बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स को भारत भ्रमण पर भेजेगी धामी सरकार। रुड़की के प्रतिभा सम्मान समारोह में सीएम धामी ने किया ऐलान। शानदार परीक्षा परिणाम के लिए दिया खास इनाम। 8 अगस्त को हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे भरेंगे चुनावी हुंकार। कांग्रेस नेताओं ने कार्यक्रम की रूपरेखा की तैयार। गणेश गोदियाल का दावा, खड़गे की रैली में उमड़ेगा जनसैलाब। और रुद्रपुर के भूरा रानी क्षेत्र में युवती के साथ हुआ गैंगरेप। सरेराहा पीड़िता को उठाकर ले गए 3 युवक, मारपीट कर जंगल में की हैवानियत।